मुझे एक सपना आता था, मैं आपसे डिस्कस भी कर रही थी कि जैसे आई एम जस्ट क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, आई एम जस्ट गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मैं ऊपर चढ़ती जा रही हूँ एंड कोई है समबडी बिहाइंड मी जो मुझे फॉलो कर रहा है, बट आई कैन नॉट सी कि वो कौन है। मैं बस आई एम स्कैर्ड, ड्रीम मेरे को पता है मैं स्कैर्ड हूँ, आई वॉन्ट टू मूव माई बॉडी बट नहीं हो पा रहा, बट मैं ऊपर 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 भाग रही हूँ। उसका मतलब है, इसको मैं कैसे समझूं, मतलब व्हाट वाज दैट? सोल जब जन्म लेती है तो 9 महीने पहले वो अपने माँ के गर्भ में आती है और माँ को पता चल जाता है। ऐसे ही सोल को भी जब वो जाती है तो उससे 9 महीने पहले पता चल जाता है कि वो जाने वाली है। अच्छा, तो वो अपने लव्ड वंस को एक फेयरवेल देकर जाती है कि एक एज अ शॉक ना पता चले। एक और चीज़ होती है, आई थिंक, मुझे नहीं पता कि कितना कॉमन है, बट आप ना जज कर लेते हो कि अब ये हम आ गए हैं, अब यही होगा, नेक्स्ट स्टेप में यही होगा, एंड पता नहीं समहाउ वही होता है। मतलब मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, मैं जज कर लेती हूँ कि ये चीज़ें हुई हैं, अब मुझे लग रहा है कि ये तो मेरे साथ पहले भी हो, तो अब नेक्स्ट तुम यही बोलोगे या अब यही होगा, और वो वैसे ही होता है। तो व्हाट इज दैट? तो वही डेजा वू क्ल्यू है ये आपका, कि कहीं ना कहीं ये पहले भी ऐसा हुआ या इस जगह पर मैं पहले भी आई हुई हूँ। मैसेज देता भी है, वो भी समझ जाता होगा कि आप यही चीज़ समझ पा रहे हो। हाँ, तो उसी हिसाब से वो ऑपरेट करेगा जिससे आप अच्छा मैसेज ले पाओ, जिससे आप अच्छे से रेजोनेट कर पाओ। सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन सुबह उठ के याद कितने लोग रख पाते हैं? कोई कहता है कि हमारे जो सपने हैं वो सिर्फ हमारी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुई मेमोरीज हैं। कोई कहता है कि सपने आने वाले जो कल है, आपका जो कल रहेगा कैसा रहेगा, वो सपने बता देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि सपना कुछ नहीं है, जस्ट आपकी इमेजिनेशन है। तो 3 तरह के इस पे पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं और सबकी अपनी अपनी राय है, अपने अपने मत है। लेकिन मुझे एक सवाल जो मुझे हमेशा परेशान करता है वो ये है कि ठीक है, सपने हमारे इमेजिनेशन भी हो सकते हैं, हमारा भविष्य भी हो सकता है, हमारा एक कुछ भी नहीं है, प्रॉपर इमेजिनेशन है। लेकिन जिन सपनों को हम बहुत गहराई के साथ अपने अंदर बैठा लेते हैं, कुछ ऐसे चेहरे जो हमें सपनों में हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे लेकिन वो सपनों में हमें नज़र आते हैं, उनका क्या सपने वाकई में कुछ इशारा करते हैं? ल्यूसिड ड्रीम्स सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है? क्या हम पास्ट लाइफ को भी सपनों के ज़रिए टैप कर सकते हैं? क्या हैं हमारे सपने? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना, और सपनों की दुनिया को डिकोड करने के लिए हमारे साथ आज है शुभांगी। हेलो शुभांगी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, थैंक यू तमन्ना, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ। बस जब मुझे पता चला कि हम आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मुझे लगा था सपनों की दुनिया में आपके साथ ही समझूंगी, उन्हें डिकोड करने की कोशिश करूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो क्यूरियोसिटीज तो बहुत ड्रिवन करता है आपको। एकदम से लगता है सपने लाइक कुछ अलग ही चीज़ है, लेकिन जब आप उनके डीपर मीनिंग पे जाते हो ना तो समझ नहीं आता स्पिरिचुअल है कि साइंटिफिक है या सिर्फ एक इग्नोर करने की चीज़ है। तो यहाँ हम उन्हीं सब बातों पे आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ज़रूर। तो मैं एक सबसे पहला सवाल जो मुझे लगता है कि व्यूअर्स के मन में आएगा कि क्या जिन सपनों को हम सुबह उठ के याद नहीं रख पाते, मतलब कुछ तो हमें ये पता होता है कि हमने सपना देखा था बट क्या था वो सपना हमें याद नहीं आ रहा, तो क्या अभी वो भी कोई इंडिकेशन था या फिर उसको हम इग्नोर कर सकते हैं? जी, तो देखिए, अगर सपनों की बात करें तो सपने कहीं न कहीं हमें कुछ तो इंडिकेट करते हैं हमारे बारे में, क्योंकि कभी हमें लगता है कि सपने जैसे कि जो आज मैंने किया पूरे दिन में वही चीज़ें दोहराने लग जाती है या वही चीज़ें आने लगती है। तो अगर वो डेली अगर ऐसा होता है तो ठीक है, बट अगर वही सपना बार-बार रिपिटिटिव बन रहा है या कोई एक ऐसा पैटर्न है जो आपको बार-बार आ रहा है, तो कहीं न कहीं सपना कुछ आपको बताने जा रहा है। जैसे लोगों को लगता है कि सिर्फ सपना क्या, मैं एक इमेजिन कर रहा हूँ या मैंने कुछ देखा था तो वही मैं सपने में देख रहा हूँ। तो जैसे उदाहरण के तौर पर अब मैं अगर आपको बोलूँ कि आप विजुअलाइज करें एक एप्पल को, आप विजुअलाइज कर पाएंगे अपने माइंड्स आई में, है ना? तो हमारे व्यूवर्स भी कर पाएंगे कि अगर मैं उनको बोलूँ कि एप्पल विजुअलाइज करें। मैंने सिर्फ बोला एप्पल विजुअलाइज करो, किसी ने एप्पल जब मैंने बोला तो किसी ने रेड एप्पल देखा होगा, है ना? किसी ने रियल देखा होगा, है ना? किसी को लगा होगा कि बास्केट है फ्रूट की, उसके ऊपर एक एप्पल होगा, है ना? हो सकता कोई ऐसा हो किसी ने ग्रीन एप्पल देखा हो,
रेड के बजाय। तो ये क्या है, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की इमेजेस हैं जिससे हम रेजोनेट कर पाते हैं। जैसे आप एक एप्पल को रेजोनेट कर पाओगे ABCD वाले एप्पल बुक में, है ना, कोई और किसी से रेजोनेट कर पाएगा। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज ही इमेजेस होती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस के थ्रू ही बात करता है। तो सेम हमें ड्रीम्स में भी ये इमेजेस जो आती हैं वो इसलिए ये नहीं सिर्फ इमेजिनेशन से आती हैं, वो एक रेजोनेंस क्रिएट करती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ और फिर वो आपको ड्रीम्स के थ्रू आती हैं। और ड्रीम्स में जब वो आती हैं तो आपको कोई ना कोई वो मैसेज आपके बारे में दे रही हैं या आपके जीवन के बारे में बता रही हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत होती है। अगर हम डीपर मीनिंग देखें ड्रीम्स का, तो ड्रीम्स हमारे कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई दबी हुई हिडन डिज़ायर्स हो सकती हैं, कोई सप्रेस इमोशन हो सकता है जिस पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, या कोई पैटर्न होता है जैसे मेरी लाइफ की सिचुएशन जैसे चल रही है उस समय में मुझे कोई गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ड्रीम्स के थ्रू हमें वो गाइडेंस भी मिलती है। तो ये ड्रीम सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर मूवी देखने जाते हैं, है ना, मूवी देखने में जा रही हूँ और मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई हूँ मूवी देखने, और एक सीन आता है कि मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ उस सीन को देख के, बट मेरी फ्रेंड है वो नॉर्मल रहती है ना, और दूसरे ही वक्त वो इमोशनल हो जाती है और मैं नॉर्मल होती हूँ, बट सेम पिक्चर चल रही है, सेम सीन चल रहा है, बट दोनों में कुछ अंतर आ रहा है। वो क्या है, कहीं ना कहीं रेजोनेंस फील कर पा रही हूँ उस सीन के साथ, कुछ अंदर मेरे ट्रिगर हो रहा है जो कि बाहर आ रहा है। तो सेम हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी जो इसको आपको सीखने की ज़रूरत है या जानने की ज़रूरत होती है वो आपको सरफेस पे लेकर आता है थ्रू ड्रीम्स। हमें कभी कभी वो बाहर निकल कर आते हैं जो अंदर हमारे दबी हुई चीज़ें होती हैं या पैटर्न्स होते हैं। तो क्या इसका कोई हमें जैसे कभी कभी कुछ ऐसे चेहरे नज़र आ जाते हैं जो हमें कभी ज़िंदगी में नहीं देखे, बहुत बार होता है, मतलब मेरे साथ भी कई बार होता है कि आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो सपने में जिसको आप ना कहीं जानते हो, ना कभी आप उससे मिले हो, ना कभी वो चेहरा आपने देखा, तो वो क्या चीज़ है, मतलब वो फेस, वो इंसान मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है? तो देखिए, इसको अगर हम सटल लेवल पे, बहुत डीप लेवल पे अगर समझेंगे तो हमें लगेगा कि स्ट्रेंजर दिख रहे हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं है और मैं ऐसे बात कर रही हूँ, हम इसको समझेंगे नहीं या नॉर्मली ले लेंगे कि ठीक है कोई ऐसे ही ड्रीम आ गया और हमने देखा और बात कर ली। बट कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि स्ट्रेंजर्स, जैसे हमारा, अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो हमारा नर्वस सिस्टम ना लोगों के चेहरों को रजिस्टर करता रहता है। जैसे डेली हम निकलते हैं, चाहे हमें कॉन्शियसली पता नहीं है कि हम उसका चेहरा रजिस्टर हो रहा है, बट ये अपने आप एक एफर्टलेस फॉर्म में रजिस्टर होता रहता है। तो जब रजिस्टर होता है तो कुछ कुछ इमेजेस, किसी की शक्ल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छाप बन जाती है। और वो कभी कभी हमें एज ए स्ट्रेंजर लगता है कि हमने तो इसको देखा नहीं है और मैं उसके साथ इतनी फ्रीली बात कर रही हूँ, एक कनेक्शन फील हो रहा है। तो इसको पीछे मैं देखूं कि कहीं ना कहीं स्ट्रेंजर्स का मतलब, क्योंकि एवरी ड्रीम इज लाइक अ मेटाफर, वो एक रूपक है आपके जीवन के लिए। तो उसको अगर मैं रूपक देखूं तो वो पता चलेगा कि अगर मुझे चेहरा दिख रहा है किसी स्ट्रेंजर का तो ये कहीं ना कहीं अनडेवलप्ड मेरे अंदर कोई क्वालिटीज हैं जो डेवलप नहीं हुई है। स्ट्रेंजर्स मीन्स दैट कि अनडेवलप्ड क्वालिटीज है जिसको मैं डेवलप करना चाहती हूँ। और अगर मैं स्ट्रेंजर के साथ बड़ी कंफर्ट हूँ, मेरा कनेक्शन है, मैं उस पर ट्रस्ट कर पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन में कहीं कनेक्शन को मिस कर रही हूँ, कई इमोशनल कनेक्शन को, लॉन्गिविटी को मिस कर रही हूँ। तो मुझे ये ड्रीम क्या दिखा रहा है कि मैं वो जो अटैचमेंट कहीं ना कहीं ढूंढ रही हूँ किसी में, वो मुझे ड्रीम्स के थ्रू मिल रही है। कि मैं उसके साथ अटैच हो रही हूँ, मुझे कनेक्शन फील हो रहा है, मैं ट्रस्ट कर पा रही हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटीज मैंने मिस कर दी है या दबा दी है। तो जो मुझे लेकर आनी चाहिए कि मुझे फिर से ट्रस्ट करना सीखना चाहिए लाइफ पर। क्योंकि क्या होता है जब जीवन में चीज़ें होती है ना, हर सिचुएशन के साथ हम एक बिलीव बना लेते हैं
और उस बिलीफ के साथ ही हम लाइफ सब को चलते ऑपरेट रहते करने हैं, लगते हैं। right. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मेरा ट्रस्ट टूटा है तो मैं उसको यूनिवर्सल बना लूंगी कि अब मैं अब किसी से ट्रस्ट नहीं करूंगी, यस यस मैं अब ऐसे ही रहूंगी। तो अब ये ड्रीम मुझे क्या बता रहा है कि देखो, स्ट्रेंजर्स के साथ तुम इतने कंफर्टेबली बात करो, इट मीन्स यू हैव टू बाउंस बैक अगेन एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द पीपल अराउंड यू। तो कहीं ना कहीं मैं वो ट्रस्ट नहीं कर रही हूँ, तो मुझे वो देखने की ज़रूरत है कि शायद मैं लाइफ में वो लैक कर रही हूँ, जिसको मुझे दोबारा से दोबारा से ट्राई ट्राई करना करना चाहिए। चाहिए। और यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि अभी आपको वो ट्राई दोबारा करना चाहिए, मे हाँ, बी कि ट्रस्ट करना स्टार्ट करना बिल्कुल, कि चाहिए। बाउंस बैक दोबारा से करना चाहिए। और सबसे बड़ा ट्रस्ट, हम देखो, दो सर्कल्स होते हैं हमारे, है ना, एक प्राइमरी सर्कल होता है, एक सेकेंडरी सर्कल होता है। सेकेंडरी सर्कल होता है हमारे फ्रेंड्स का, हमारे लव्ड वंस का कह सकते हैं, हाँ, उसमें ट्रस्ट टूट सकता है। बट जो प्राइमरी सर्कल, आपका जो लाइफ है, जो यूनिवर्स है, वो आपका प्राइमरी सेंटर है, तो वहाँ पे ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आप अभी इस समय हो, ठीक ठाक हो, आपकी लाइफ चल रही है, तो चाहे जितनी मर्जी कठिन चुनौतियां आई हो, चैलेंजेस आई हो, बट आपने उससे सेल थ्रू करा है, और वो ट्रस्ट आपको उस डिवाइन के ऊपर रखना चाहिए। तो बट हम वो भी कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं अपने ये सेकेंडरी सर्कल को लेके कि क्या ट्रस्ट करूँ, हमेशा टूटता ही टूटता ही है। रहता है, और यही क्वेश्चंस अंदर से आते हैं, मैं तो कितना ट्रस्ट करती हूँ, लोग मुझे धोखा दे देते धोखा दे देते हैं। क्योंकि क्या है, वो इंटेंशन, ऊपर से तो मैं ट्रस्ट कर रही हूँ, बट अंदर की इंटेंशन बहुत मैटर करती है। क्योंकि इंटेंशन, अगर वो डर से मैं ट्रस्ट कर रही हूँ, वो थॉट अगर आ गया, यार फिर से ट्रस्ट करने जा रही हूँ, टूट तो नहीं जाएगा। एंड यूनिवर्स इज लाइक अ मिरर। ऐसा होता है, मतलब कई बार आप कह रहे हो सही है कि हम वो एक नेगेटिव थॉट उसमें डाल देते हैं, बट ये बहुत ही मतलब कहूँ कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। आप कभी कहते हैं ना, सेकंड टाइम जब आप किसी से रिलेशनशिप में भी जाते हो, लाइक आपका एक ब्रेकअप हुआ या किसी ने आपको डिच करा, Right. तो वो सेकंड टाइम में भी आपको एक थॉट प्रोसेस आपका चलता रहता है, सबकॉन्शियस माइंड यू विल, एक कहावत भी तो है, दूध का झला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वही चीज़ है कि आप दोबारा उतने श्योरिटी के साथ कुछ कर नहीं पाते हो, कम समटाइम्स आपके बैक ऑफ माइंड में ये चीज़ चल रही होती है। Right. तो क्या ये भी चीज़ मतलब रिजल्ट क्या आएगा, क्या इस पे मैटर करता है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, लाइक किस थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हो? एब्सोल्युटली, देखो, सब कुछ एनर्जी है ना। हम ये बात करें, हम सब जान चुके हैं कि हम एक ऊर्जा है, हमारे थॉट भी ऊर्जा है, हमारे वर्ड्स भी ऊर्जा है, और हमारे इंटेंशन भी। तो अगर आप फाउंडेशन ही डर से और वो थॉट से बनाओगे, तो ऊपर की नींव, ऊपर का घर कैसे बनेगा? वो भी फिर एक हवा आएगी और वो टूट जाएगा, है ना। तो वो भी मैटर करता है। तभी हम एक रिलेशनशिप में, अगर मैं कहती हूँ, अगर ब्रेकअप हुआ या आपको लगा कि हाँ, हार्ट ब्रेक हुआ है, मुझे पॉज लेने की बहुत ज़रूरत है। हम पॉज लेना भूल जाते हैं, हम फटाफट जंप करके दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? या तो सोशल कंडीशनिंग, हमारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, अरे तू तो अकेली रह गई, या मुझे किसी को जेलस फील कराना है कि देख तू चला गया, मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस ये है तो बहुत है होता ना। है ना। तो हम ऐसे ही चीज़ों में चले जाते हैं। तो ऐसे जाएंगे तो फिर हम हॉप ही करते रहेंगे, और हमारा ट्रस्ट ब्रेक होएगा ही होगा। तो तभी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अगर मैं सेकंड रिलेशनशिप में भी जा रही हूँ, तो मैं पॉज लूँ, सोचूं कि हाँ, अगर ये ट्रस्ट ब्रेक हुआ तो इसमें मेरा क्या सीखने का था, और उसको सीख को अगर मैं आगे लेके जाऊंगी तो एक हेल्दी बाउंड्री में बना पाऊंगी। नहीं तो मुझे बाउंड्री नहीं समझ आएगी, फिर कोई भी यूज़ करेगा और कोई भी थ्रो कर देगा, है ना। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब पॉज से आती है। बट हमारी इस अब का टाइम ऐसा है कि पॉज लेना ही बड़ा मुश्किल है। लोगों को लगता है कि पॉज मीन्स अनप्रोडक्टिव, आप अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो, यू आर सिटिंग आइडियल। बट वो आइडियल में ही वो मिराकुलस थॉट्स आते हैं, वो क्रिएटिविटी आपकी निकल कर आती है। सो पॉजिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमें लगता है यंगस्टर्स वो पॉज नहीं लेते, दे आर इन जस्ट हरी रेस में भाग रहे हैं कि कुछ चीज़ को पाना है, कि अगर कहीं रुक गए तो हम पीछे रह जाएंगे। तो कुछ सपनों की बात मैं यहाँ पे आपसे करती हूँ, मेरे को लगता है जनरली काफ़ी लोगों को आते होंगे। जैसे कई बार बहुत साल पहले मुझे एक सपना आता था, मैं आपसे डिस्कस भी कर रही थी कि जैसे आई एम जस्ट क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, आई एम जस्ट गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मैं ऊपर चढ़ती जा रही हूँ, एंड कोई है समबडी बिहाइंड मी जो मुझे फॉलो कर रहा है, बट आई कैन नॉट सी कि वो कौन है। मैं बस आई एम स्कैर्ड, ड्रीम मेरे को पता है मैं स्कैर्ड हूँ, आई वांट टू मूव माय बॉडी बट नहीं हो पा रहा, बट मैं ऊपर 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 भाग रही हूँ। उसका मतलब इसको मैं कैसे समझूं, मतलब व्हाट वाज दैट?
तो देखो इसके ना बहुत सारे लेयर्स हैं समझने के लिए। सबसे पहले हमारे ड्रीम्स जैसे कि सिचुएशन में हम हैं, अगर सिचुएशन फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में उस समय कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही थी, बहुत चैलेंजिंग थी, या मुझे लग रहा था कि लाइफ एकदम ना स्टक हो गई है, या मुझे फील हो रहा है कि कोई रास्ता नहीं है निकलने का। कभी कभी क्या लगता है हमें लाइफ भी एक ट्रैप लगती है कि इस जाल में मैं फंस गई हूँ, अब मेरे को पता नहीं है इससे बाहर कैसे निकलना है। तो वो सारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आता है। जैसे कि कोई पीछे, आपने कहा कि भाग रही हूँ और पीछे कोई आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस समय लाइफ में कोई मेरे फियर हो सकते हैं जिसको मैं देखना नहीं चाह रही। हाँ, जिसको मैं देखना नहीं चाह रही और उससे मैं भाग रही हूँ। तो वो भी ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अपने फियर से हम भाग रहे हैं। और हमें यही सिखाया जाता है, या तो जब भी डर होता है तो हमें कहते हैं या तो फाइट करो, है ना, या फ्रीज करो, या फ्लाइट ले लो, भाग जाओ। हम यही 3 ऑप्शंस में रहते हैं। तो वो फियर ना ये टेम्परेरी फेज से होगा अगर आप उसे भागोगे या उसको दबाओगे अंदर। बट अगर हमें फियर को सच में डिसॉल्व करना है तो हमें उसको फेस करना पड़ेगा। जब तक हम फेस नहीं करेंगे अपने डर को, हम उस डर से कभी भी भाग नहीं पाएंगे। फिर वो हमारी परछाई के जैसे ही रहेगा जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। तो जैसे हम बात करें, पुराणों की भी बात करें, अपने इतिहास की बात करें, कि भगवान कृष्ण ने भी कृष्ण की बात करें, भगवान शिव की बात करें, कि कैसे उन्होंने स्त्री तत्व को, कि उनको अपनी अवेकनिंग जगाने के लिए उनको अपने फियर को सामना करना पड़ा। जैसे माँ काली ने अपना फेस शैडोज को सामना किया, अपने फियर्स को। तो वो कहीं बाहर किसी का वध नहीं करना सिखा रहे वो हमें, वो यही बता रहे कि आपके अंदर ये राक्षस है, ये जो वृत्तियां हैं, आपको खुद उसका नाश करना है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से ही खुद आपके निकले हैं। तो सॉल्यूशन भी अंदर ही है। तो हमें भी वही जगाना है कि डर का सामना करना। और जैसे ही हम कह देते हैं ना कि आई एम रेडी टू फेस माई फियर, आपकी 60% हीलिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है, मैं ये कहूँगी। क्या सपने कुछ इशारा भी देते हैं आने वाले कल का? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी, हमारे जैसे कि हम बोलते हैं कि आप रिग्रेस होते हो, ऐसे प्रोग्रेस भी होती है सोल। तो आपको आने वाले, जैसे कि होने वाली चीज़ों का पहले से ही आभास हो जाता है। आपकी इंट्यूशन इतनी होती है, आपको वो साइन दे देती है। अगर मैं अपने सपनों की बात करूं, आपसे शेयर करूं, तो मुझे क्या होता था, पहले तो मैं डरती थी ऐसे, कि मुझे सपना आ जाता था कि मतलब कि 1-1.5 महीना पहले ही मुझे सपना आ जाता है कि मेरा शायद कोई लव्ड वन जाने वाला है। और वो मुझे बाय करने के लिए, एक फेयरवेल के लिए मेरे लिए पास आते हैं सपने में, और मुझे वो लास्ट सीन दिखाई देता है कि कैसे वो बॉडी वकेट करेंगे। तो ऐसे आता था, तो मैं पहले डर जाती थी कि ये फिर से ड्रीम आ गया, फिर से किसी की डेथ है, या ऐसे होता था। तो बट मेरे को समझ आया, जैसे सोल जब जन्म लेती है तो 9 महीने पहले वो अपने माँ के गर्भ में आती है और माँ को पता चल जाता है। ऐसे ही सोल को भी जब वो जाती है तो उससे 9 महीने पहले पता चल जाता है कि वो जाने वाली है। अच्छा। तो वो अपने लव्ड वंस को एक फेयरवेल देकर जाती है, कि एक एज अ शॉक ना पता चले, कि आप इसको सिंक कर पाओ कि मैं जा रही हूँ। तो ऐसे मैंने अपने दादाजी की डेथ को देखा, कि मैंने ग्रैंडफादर की, कि वो मेरे को दिख रहे हैं कि उनको मिलने बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, और उनका फेस एकदम ग्लो कर रहा है और वो सबको बाय बाय कर रहे हैं, एंड ही इज वकेटिंग द बॉडी। और उस समय कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि वो जाने वाले हैं, मतलब ही वॉज हेल्दी एट दैट टाइम। बट धीरे धीरे जब वो टाइम पास आया तो मैंने सच में देखा कि मेरे दूर के रिश्तेदार भी उनसे मिलने आ रहे थे उस टाइम पर। और मुझे फिर वो समझ आया कि अरे ये तो सब मिलने आ रहे हैं, और ऐसा ही मैंने देखा था। तो आपके ड्रीम्स कहीं ना कहीं आने वाले कल को भी बता देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसके पीछे का लेसन हमें देखना ज़रूरी है कि क्या वो आपको सिखाने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक डेथ से डर लगता था, क्योंकि डेथ ऐसा टॉपिक है टैबू, जैसे कि हम उससे डरते हैं कि बस डेथ की बात मत करो, और सबकी हम बात करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे एक डिटैचमेंट सिखाने के लिए आया है, कि एक डिटैचमेंट से मुझे जीना है, कि अगर ये बॉडी आई है तो ये जाएगी भी वापस। तो वो मैंने लेसन उससे सीखा। तो हमें भी हर जो
ड्रीम आ रहा है, तो उससे सीखना है कि ये नहीं देखना कि हाय कौन मर गया, ये इससे मैं मिलूंगी, क्या ये मेरी ट्विन फ्लेम है, या क्या ये मेरे को दोबारा ये जो ड्रीम में पर्सन मिला मुझे मिलेगा, क्या ये मेरी पास्ट लाइफ है। ये सब तो एक जाल है आपको इसमें बांधने का, कि आप फिर से वही जाल में फंसे रहोगे कि अच्छा ये तो पास्ट लाइफ है, मेरी ट्विन फ्लेम है। बट द मेन मोटिव ऑफ द ड्रीम इज कि वो आपको सिखाने क्या है, आपकी लेसन क्या छुपा हुआ है उस समय, वो आपको सीखना है कि इस समय ये ड्रीम मुझे अपने इस लाइफ टाइम के इस सिचुएशन में क्या बताने के लिए आ रहा है, क्या मुझे सीखने की ज़रूरत है, क्या इस समय मेरी क्या नीड है जिस पे मुझे स्टैंड लेना। जैसे आपने पहले बोला कि हमें स्ट्रेंजर दिखाई देते हैं, है ना कहीं वो अनडेवलप्ड हमारी पर्सनालिटीज़ दिखाता है कि हमें उसको डेवलप करने की ज़रूरत है या ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो कहाँ मैं लैक कर रही हूँ अपने लाइफ में ट्रस्ट, वहाँ मुझे देखने की ज़रूरत है। कई बार सपनों में ना मतलब मुझे लगता है कई कई लोगों को सपना आता होगा कि आप कुछ चीज़ें यू वांट टू सॉल्व समथिंग, लाइक मे बी इट्स अ मैथ्स क्वेश्चन, कोई पजल है, और यू आर राइटिंग समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये बहुत सब मतलब बहुत सारे लोगों को आता है, यू आर राइटिंग समथिंग। तो ये क्या डिकोड करता है, क्या कहता है कि हम क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इसका क्या मतलब है, एंड इफ वी सॉल्व इट तो क्या मतलब है? देखो, क्योंकि जब हम ये सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें लाइफ भी लगता है कि बहुत पजल्ड है, कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हम लाइफ को समझते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेशन है। बट सिंपल चीज़ें हमें लगता है ऐसे कैसे ये सॉल्व हो सकती है, क्योंकि हमें हमारी मेंटालिटी, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे होती है, हमारी कंडीशनिंग की सब कुछ हमें बड़ा चाहिए होता है कि जब तक बड़ा नहीं होगा तो वो कैसे सॉल्व हो सकता है। सिंपल चीज़ें अगर मैं बोलूँ कि सब प्रॉब्लम का आंसर ही लव है, तो हमें लगेगा मतलब लव व्हाट, ये तो बड़ा ही सिंपल है, ऐसे कैसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना, इतनी इजीली कैसे हो सकती है। तो हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि इतना सिंपल, बट लाइफ इज इन सिंपल थिंग्स, लाइफ मेक्स एवरीथिंग सिंपल, बट वी हैव मेड इट कॉम्प्लिकेटेड। बीइंग अ ह्यूमन हमने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, तो हमें लगता है ये ऐसी पजल है जो मैं कभी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। लाइफ जो मेरी है ये एक पजल है, मेरे हाथ में रिमोट नहीं है इस पजल को सॉल्व करने का, कोई और पावर है जो मेरी लाइफ को चला रही है, या मेरे को बस इस पजल में एक चैलेंज के जैसे वो होता है ना ट्रेजर हंट, इस हंट में भेज दिया है जिसका मुझे कुछ नहीं पता, बॉक्स कहाँ है, क्या ढूंढना है, किसके लिए ढूंढना है, मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज अ पनिशमेंट मुझे डाल दिया गया है। तो हम लाइफ को कैसे देखते हैं, अपने आप को कैसे देखते हैं कि मैं एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हूँ जिससे मुझे समझ नहीं आ रहा अपने इमोशंस के बारे में, अपने भावों के बारे में, या अपनी लाइफ को लेके मेरी पजल्स रहती है कि इसको कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, अपने लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा हूँ, आई एम डायरेक्शनलेस, मुझे कोई डायरेक्शन है ही नहीं है या कोई मेंटर नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें भी वो हमें दिखाता है कि अनकम्प्लीट रह जाना, अगर मैं लिख रही हूँ तो वो कंप्लीट नहीं कर पा रही, तो क्या मैं जीवन में टास्क ले लेती हूँ कि आइडियाज़ हैं मेरे पास, बट इम्प्लीमेंट करने में मैं कहीं ना कहीं चूक जाती हूँ, तो वहाँ पर मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। ओके। शुभांगी, मुझे ना एक सवाल मुझे लगता है पूछना चाहिए मुझे आपसे कि क्या स्लीप पैरालिसिस भी कुछ ड्रीम से रिलेटेड होता है, या वाकई में जैसे लोग कहते हैं कि इसमें कोई एंटिटी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है, क्या ये सिर्फ एक ड्रीम वाली कंडीशन है या वाकई में इससे कुछ और मीनिंग है? देखिए, जब हम, क्योंकि अगर हम बात करें कि 1/3 हम अपनी लाइफ का सोने में बिताते हैं, है ना, तो सोने में जब हम सोते हैं तो हमारा क्या है, कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होने लगता है, क्योंकि आप ऐसी भी स्टेट में सोने में जाते हो जो एक ट्रांस लाइक स्टेट होती है, आपको पता ही नहीं है कि आपका नाम क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आप कहाँ सो रहे हो, कुछ नहीं पता होता, क्योंकि आप इतने डीप ट्रांस में हो। तो कभी क्या होता है, जब हमारा माइंड शांत होने लगता है और हम डीप ट्रांस में जाते हैं, तो ये एक तो हमारा ये शरीर है, बॉडी, जिसको हम बोलते हैं स्थूल शरीर बोलते हैं, तो और भी ऐसी हमारी 7 बॉडीज होती हैं, तो जिसमें से एक होती है जिसको हम सटल बॉडी बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। तो जब हमारी ये जो ग्रॉस बॉडी है शांत होने लगती है, हमारा मन शांत होने लगता है, तो हमारी सटल बॉडी एक्टिव होने लगती है, वो हल्की हो जाती है। हमारी सूक्ष्म शरीर कैसा है, एक फेदर के जैसे है, आप समझ ली कि इतना हल्का है। तो वो जब हल्का होने लगता है तो वो
आउट ऑफ बॉडी जाने लगता है, हमारे इस ग्रॉस बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और वो सूक्ष्म शरीर क्या करता है, वो सारे कहीं जा सकता है, कुछ भी सीख सकता है, किसी भी डायमेंशंस में जा सकता है, कोई भी प्लेसेस पे जा सकता है। तो उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होना। तो आउट ऑफ बॉडी और डेथ में क्या डिफरेंस है? वहाँ पे भी तो हम कहते हैं कि शरीर से आत्मा निकल गई है, और यहाँ पे भी आपका सूक्ष्म शरीर निकल रहा है। तो फिर डिफरेंस क्या रह जाता है? डिफरेंस क्या होता है कि आपका जो सूक्ष्म शरीर निकलता है वो आपके नाभि से निकलता है बाहर। ओके। और नाभि और आपका सूक्ष्म शरीर एक कॉर्ड के साथ जुड़ा होता है, और वो ही से ही आप घूमते हो। जैसे एग्जाम्पल पे तौर पे मैं बोलूँ, एक पतंग धागे के साथ जुड़ी हुई है ना। हम उसको जितना मर्जी हवा में उड़ती रहे, वो धागा उसको जब खींचेगा तो वो वापस आ जाएगी। और डेथ क्या होता है? जब वो धागा टूट जाता है, वो अल्टीमेट डेथ होती है कि अब आप वापस इस शरीर में नहीं आ सकते। बट जब तक आपकी वो कॉर्ड जुड़ी हुई है, सिल्वर कॉर्ड जिसको बोलते हैं, तब तक आप वापस से अपने शरीर में आ सकते हो। और ऐसी भी धारणाएं होती है, लोगों को लगता है कि अगर मैं बॉडी से बाहर निकल गया तो बॉडी में वापस नहीं आ पाऊंगा, या कोई और मेरी बॉडी का कर लेगा। जैसे मैंने बोला, आप ये कॉर्ड के साथ जुड़े हुए हो, तो कोई भी आपकी बॉडी में नहीं आ सकता। अच्छा, ये फॉर श्योर है, आप उसके साथ जुड़े हुए हो। जैसे ही आपको डर या आपको लगता है कि अरे, जैसे ही आप कॉन्शियस होते हो कि मैं ये कहाँ घूम रहा था, तो फटाफट से सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर में वापस आ जाता है। तो आपको कभी कभी जर्क फील होता है ना, एकदम से शॉक लगेगा, बॉडी में एकदम वाइब्रेशन सेंसेशन फील होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर एकदम झटके से वापस आया, तो वो आपको एक जर्क दे देता है। तो इसलिए हमें बॉडी में, जब हम ट्रांस में होते हैं, तो हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं। डिफरेंट डायमेंशंस में मास्टर्स से लोग मिलते हैं, अपने मेंटर से मिलते हैं, हायर सेल्फ से मिलते हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर में होता है। तो जब सूक्ष्म शरीर में होता है, तो कभी कभी हमारी बॉडी एक पैरालिसिस स्टेट में होती है कि आपका सूक्ष्म शरीर भी आपके इस शरीर को देख सकता होता है। जैसे आपको लगेगा कि मैं बाहर से अपने शरीर को देख रहा हूँ कि वो लेटा हुआ है, बट आप मूव नहीं कर पाते। हाँ, बट आप मूव नहीं कर पाते हो। हाँ, तो क्यों? क्योंकि आपका आउट ऑफ बॉडी वो एक्सपीरियंस हो रहा है उस समय में, तो इसलिए आपकी बॉडी बड़ी ट्रांस स्टेट में, और आपका सूक्ष्म शरीर उस शरीर को देख रहा होता है। तो अवेयरनेस हो रही है कि मैं अपने शरीर को बाहर से देख रही हूँ। तो ऐसे भी अनुभव होते हैं। तो क्या हम सपनों के जरिए अपनी पास्ट मेमोरीज को भी, पास्ट लाइफ मेमोरीज को भी टैप कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग जैसे मेडिटेशंस में या ड्रीम्स में आपको अपने पास्ट लाइफ चेहरे की, या क्योंकि वो क्यों खुल रहा है, क्योंकि इस समय उसकी आपको ज़रूरत है। ओके। तभी वो चीज़ खुलती है, चाहे वो ड्रीम्स में हो या मेडिटेशन में हो। आप पास्ट लाइफ अपने तभी खोलेंगे क्योंकि आपको इस लाइफ में उससे कुछ सीखना है। डिफरेंस ये हो सकता है, देखो कि वो बार बार वो दिख रहा है पैटर्न, आपको लग रहा है कि ये हर एक महीने में 15 दिन में मुझे ये सेम लाइफ या ये सेम चेहरा दिखाई देता है, तो इसका मतलब कि कुछ है जो मुझे उससे सीखने की ज़रूरत है, अगर वो बार बार आ रहा है। दूसरा होता है कि जब वो होता है उसके बाद आपके अंदर कैसे इमोशंस ट्रिगर होते हैं। ओके। अगर इमोशनल चार्ज उसके पीछे छुपा हुआ है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो पास्ट लाइफ से आता है। क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ के जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो हमारे अंदर एक इमोशनल चार्ज लेकर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप काम हो ना, आपने कुछ देखा ड्रीम्स में या किसी की शक्ल देखी, और जब आप उठे तो आपको एकदम से धड़कन तेज हो गई, आपको पसीने छूटने लग गए, है ना, आपके अंदर एकदम से एंगर, रेज जैसे इमोशन आ गए। तो क्या होता है? तो भी इसका मतलब उसका कोई इम्प्रिंट आपके सोल पर है, कुछ कनेक्शन है जो आपको उसमें देखना है या जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत होती है। तो क्या कुछ पास्ट लाइफ की कुछ लोग या कुछ जगहें भी हमें सपनों के जरिए बुलाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे डीजा वो होता है, हम डेजा वो बोलते हैं कि हम इस लाइफ टाइम में उस जगह पर या उन लोगों से नहीं मिलते, बट जब हम मिलते हैं तो हमें ऐसा एक सेंस ऑफ फील आती है कि हम यहाँ पर पहले भी आए हुए हैं। कभी कभी लगता है ना कि आप इस जगह पे आए हो। और एक और चीज होती है, आई थिंक, मुझे नहीं पता कि कितना कॉमन है, बट आप ना एक जज कर लेते हो कि अब ये हम आ गए हैं, अब यही होगा, नेक्स्ट स्टेप में यही होगा, एंड पता नहीं समहाउ वही होता है। मतलब मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, मैं जज कर लेती हूँ कि ये चीजें हुई हैं, अब
मुझे लग रहा है कि ये तो मेरे साथ पहले भी हो, तो अब नेक्स्ट तुम यही बोलोगे या अब यही होगा, और वो वैसे ही होता है। वैसे तो ही व्हाट इज होता है। दैट? तो वही वही डेजा वू क्लू है ये आपका, कि कहीं ना कहीं ये पहले भी ऐसा हुआ या इस जगह पर मैं पहले भी आई हुई हूँ। तो वो हमारा पास्ट लाइफ का एक क्लू भी हो सकता है कि शायद पास्ट लाइफ में ऐसी कन्वर्सेशन या इस लोगों से मैं मिली हूँ या इस जगह पर मैं पहले भी आई हुई हूँ। तो वो हमें एक सेंस बताता है, और फिर वो ये भी हमें कहीं ना कहीं वैलिडेट करता है कि हम सिर्फ इसी जन्म को ही सिर्फ जन्म सोचते हैं। तो ये हमें समझ आता है कि नहीं, हमने और भी पीछे जन्म हमारे हुए हैं और ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो वो भी एक साइन के तौर पे हमें मिलता है। एक क्वेश्चन मेरा और है, मुझे पता नहीं कि इस वाले मैटर से या टॉपिक से कनेक्टेड है या नहीं, बट मुझे उसका जवाब चाहिए। मतलब अगर जैसे हम डेजा वू की बात कर रहे हैं, तो हमने वो हुआ, हमने देखा, और हमें ये, जैसे मैं आपसे मिली, मुझे कहीं ना कहीं था कि हमें आपसे मिलना है, और अगर आपसे मिलने का मेरे को लगा कि ये नेक्स्ट स्टेप आप ऐसे ही बोलोगे, अगर आपने ऐसे बोला तो ये चीज़ अच्छी हो जाएगी या खराब हो जाएगी। और अगर हम वो रियलिटी को चेंज कर सकते हैं कि अगर आपने वो चीज़ नहीं बोली तो क्या जो रिपरकशन या जो कॉन्सिक्वेंस था वो चेंज भी हो सकता है। यस, क्योंकि देखो हमारा ना माइंड क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम ना एक विचारधारा बना लेता है, कि एक धारणाएं बना लेता है कि अगर अपने अंदर वो आपके चल रहा है कि अगर कोई ऐसा जवाब बोलेगा तो मतलब मेरी लाइफ सही होगी। हमने अपने अंदर एक सिस्टम बना लिया ऐसा, है ना, कि ऐसे ऐसे चलेगा, अगर मुझे ये साइन मिलेगा तो मतलब यस है, अगर ये नहीं मिलेगा तो नो है ना। वो वेरी करता है सबके बिलीफ सिस्टम पे, सबकी धारणाएं पे, कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो यूनिवर्स को, और यूनिवर्स भी वैसे ही कम्युनिकेट करेगा आपके लिए, फिर वो वैसे ही साइन देगा। आप कहोगे वैसी चीजें होती है, क्योंकि क्यों हो रही है, एक सिंक्रोनिसिटी इफेक्ट आ रहा है कि वो सिंक्रोनाइज्ड हो रहा है और आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, और वो आप ही कर पाओगे सिर्फ तमन्ना, अच्छा। है ना। क्योंकि मेरे लिए अलग साइन हो सकता है वो, है ना, मेरे लिए आपके लिए है कि अच्छा मुझे अब घर जा रही हूँ, मुझे अगर नंबर्स की हम बात करें 777 दिख जाएगा तो मतलब हाँ, कि जनरली ऐसा है ना, मैं करती हूँ कि अगर ये 3 बार हो गया तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी, और मैं वेट करती हूँ तीसरी बार हो जाए। भाई ऐसे मतलब ये सिर्फ मेरे लिए काम करेगा फिर। ये आपके लिए काम करेगा, क्योंकि ये आपने वैसा बना लिया है, एक मिरर जैसे मैंने बोला एवरीथिंग इज मिरर। यूनिवर्स तो सो बी इट कह रहा है, वो तो बैठा ही सो बी इट कहने के लिए, उसके लिए कोई अच्छा या बुरा नहीं है। ये आप अच्छा और बुरा के कैटेगरी में रखते हो, वो तो कहेगा जो आप दोगे वो आपको वापस मिलेगा। अब आप दे रहे हो कि हाँ मुझे 3 बार ही मिलेगा तो मेरे लिए साइन है, तो यूनिवर्स वैसे काम करेगा, आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। मेरा बात यूनिवर्स से करना कुछ अलग हो सकता है ना। मेरे लिए शायद कोई वर्ड हो सकता है, आपके लिए नंबर है वो, है ना, या मेरे लिए उल्टा हो सकता है कि अच्छा 3 बार ये चीज हो गई मतलब नहीं करनी। और किसी के लिए हो सकता है 3 बार ही दिख गई तो करनी है ना। किसी के लिए 3 नंबर लकी हो सकता है, किसी के लिए अनलकी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी विचारधारा क्या जुड़ी हुई है, आपका विश्वास किसके ऊपर है। वैसे ही यूनिवर्स ऑपरेट करने लगेगा, वैसे ही आपको साइन दिखने लगेंगे। तो हमें भी ऐसे ही दिखता है कि हमारा कम्युनिकेशन यूनिवर्स से कैसा है, और वही फिर हमें, क्योंकि हम उससे रेजोनेट कर पाएंगे, है ना। सब लोग जैसे एप्पल, शुरुआत में मैंने बोला किस एप्पल से आप रेजोनेट कर पा रहे हो, आपको वही इमेज दिखेगी। तो सेम वे ऐसे ही आपका ड्रीम्स की लैंग्वेज है, जिससे आप रेजोनेट करोगे ना वही आपको दिखाएगा। मैं आपको एक छोटा सा जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि किसी को फॉलिंग दिखता है ड्रीम्स में, कि गिरने वाला दिखता है ना, तो मैं उसको छोटा सा बता सकती हूँ। मे बी शायद आपको फियर ऑफ कंट्रोल है ना, कि आपको लगता है कि मैं लूज ना कर दूं अपने कंट्रोल को। तो क्योंकि फॉलिंग क्या है कि कंट्रोल नहीं है, आप गिर रहे हो, है ना। किसी के लिए फॉलिंग या फ्लाइंग हो सकता है एक फ्रीडम का साइन, एक्सपेंशन का साइन, है ना। तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स बता सकते हैं। इट्स लाइक फूड फॉर योर थॉट्स, बट यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि आपको वो किससे रेजोनेट ज्यादा फील हो रही है। कि वो आपको ये एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या आपकी एनर्जी को एक्सपैंड कर रहा है। तो दोनों एक्सपीरियंस, फॉलिंग एक्सपेंशन भी ला सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी ला सकते हैं। तो हम छोटे छोटे फूड फॉर द थॉट्स आपको देते हैं, बट आपको मेन देखना है कि आप किस लाइफ की सिचुएशन में और आप किससे रेजोनेट फील कर रहे हो, वही फिर आपके लिए वो मैसेज बन सकता है। उसी तरीके से
मैसेज देता भी है, वो भी समझ जाता होगा कि आप यही चीज समझ पा रहे हो। हाँ, तो उसी हिसाब से वो ऑपरेट करेगा, जिससे आप अच्छा मैसेज ले पाओ, जिससे आप अच्छे से रेजोनेट कर पाओ, वो वही इमेज और लोग आपके सामने लेकर आएगा जिससे आप रेजोनेट करोगे। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है ना, या मुझे मेंटरशिप की ज़रूरत है, और आपको ड्रीम्स में भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं, है ना, तो क्यों कृष्ण दिख रहे हैं? क्योंकि आप शायद उनसे रेजोनेट ज़्यादा कर पाते होगे, या आप उनके साथ आपका कनेक्शन एक अलग है। किसी के लिए वो बुद्धा जी दिख जाएंगे, किसी के लिए एक नॉर्मल बीइंग होगा जो फेसलेस होगा, सिर्फ एनर्जी होगी। तो आप जिससे रेजोनेट करोगे वो उस हिसाब से उस इमेज को आपके सामने लेकर आता है, और वो फिर आपके बारे में ही बताता है कि आप इससे रिलेट करते हो और इसके पीछे का मैसेज क्या है। सपनों में आपने कृष्ण जी और बुद्ध जी की महात्मा बुद्ध की बात करी। ऐसे ही कई बार सपनों में लोगों को ना धार्मिक स्थान नजर आते हैं, या कई बार ना टिकट खरीदते हुए भी दिखता है कि हम टिकट खरीद रहे हैं, या हम किसी को बता रहे हैं दैट वी आर गोइंग देयर और समथिंग। तो व्हाट इज दैट? क्या टेम्पल दिखना या कोई धार्मिक स्थान दिखना या किसी भी रिलीजन के कोई जो जिनको हम मानते हैं वो उनका दिखना, क्या इस बारे में इंडिकेट करता है? देखो, बहुत सारी चीज़ें होती कि कहीं ना कहीं अंदर आपके एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमें ना ड्रीम्स ज़्यादातर उस टाइम पर आते हैं, या तो जब हम लोनली होते हैं, है ना, या हार्ट ब्रेक हो, या लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, या फिर हम जब मेडिटेशन करने लग जाते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने लगते हैं, तब आते हैं, या फिर हमारे अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन आने लगती हो कि एक ओल्ड सेल्फ का खत्म होना और एक न्यू सेल्फ बन रही है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमें ये सारे ड्रीम्स आते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो मे बी जैसे टेम्पल बोला, या कोई अवतार आपको दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी वाइजर सेल्फ निकल रही है, कहीं अवेकनिंग हो रही है, जहाँ पे आपको अपने अंदर से अपनी इंट्यूशन को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने वाइजर सेल्फ को बाहर निकालना है, उसकी विजडम को बाहर लेकर आना है। तो इसलिए आपको ऐसे पावर स्पॉट या धार्मिक जगहें या अवतार्स दिखाई देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपका एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अब आप उस आध्यात्मिकता के रास्ते पर आप चलना शुरू कर रहे हो, तो फिर आपको ऐसे साइन मिलने लगते हैं। तो क्या आपने बोला कि आपको जैसे पहले कई समय पहले आपको दिखते थे ड्रीम्स, तो क्या खुद के लिए भी आप ये देख सकते हैं? हाँ, खुद के लिए अगर अवेयरनेस, जैसे लूसिड ड्रीम्स की हम बात करें, कि लूसिड ड्रीम्स क्या होता है कि ड्रीम्स के एक ड्रीम आ रहा है और उसके ड्रीम के अंदर ही आप अवेयर हो गए हो कि मुझे सपना आ रहा है, तो आपके अंदर वो पावर, वो कंट्रोल भी होती है उस सपने को बदलने की, वो अवेयरनेस आती है। जैसे कि पहले मुझे लगता था छोटे होते कि मैं ट्रेन पकड़ रही हूँ और प्लेटफॉर्म पे भागते हुए पकड़ना चाह रही हूँ, और ट्रेन मेरे सामने से जा रही है और मैं ट्रेन पकड़ नहीं पा रही हूँ, बार बार ये आता था। तो मुझे लगता था कि ये ऐसे बार बार हो रहा है कि ट्रेन आती है चली जाती है, और मुझे महीने में एक बार ही तो ऐसे ड्रीम आ ही जाता था। तो जब मैंने ध्यान करना शुरू करा, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा और शांत होने लगा माइंड, तो जब ऐसे ड्रीम आता था तो मुझे नहीं पता था उसे लूसिड ड्रीम कहते हैं। मुझे अवेयरनेस आई कि फिर से वो ट्रेन वाला ड्रीम मुझे आ रहा है नींद में ही। मुझे पता चला कि ट्रेन मेरे सामने से जा रही है। उसी समय जागरूकता से मैंने उस ड्रीम को चेंज करा कि वो ट्रेन गई और मैंने दूसरी ट्रेन बुला ली ट्रैक पर। ओके। और मैं उस ट्रेन पर चढ़ जाती हूँ। अच्छा। तो क्या हुआ, सपने के अंदर ही इतनी अवेयरनेस आ गई आपको कि आप उस सपने को बदल सकते हो। क्या सपनों के जरिए हम रियलिटी भी बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, है ना। तो आप बिल्कुल बदल सकते हो कि देखो, सिचुएशंस कभी कभी हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं होती, बट आउटकम उसका, कि हम उस आउटकम को कैसे ले, वो मेरे हाथ में है ना। कि अगर फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सबको ये एग्जाम्पल कहती हूँ कि सिचुएशन में लिखा था कि मेरी टांग टूटनी है ना, लिखा था, निर्धारित था कि ऐसे मेरी टांग टूटेगी। अब टांग टूटी, डेस्टिन था कि वो टूटनी थी, बट उसका आउटकम निर्धारित नहीं था कि उस टांग टूटने पर मैं उसको कैसे लूंगी। एक ऑप्शन होगा मैं क्रिब करूं,
मेरे साथ ही हमेशा गलत होता है, क्यों मेरी टांग टूट गई, मेरे साथ ही लोग ऐसे गलत करते हैं, अब मुझे कुछ नहीं होगा, है ना, मैं ऐसे ब्लेम कर रही हूँ। दूसरा हो सकता है मैं इसको एक अवेकनिंग के जैसे लूँ कि ठीक है यार, टांग टूटी है, इट मीन्स मुझे अपने साथ बैठना है, मैं अच्छी किताबें पढ़ सकती हूँ, जो मुझे टाइम नहीं मिलता था अपने साथ बैठने का, ये समय यूनिवर्स ने दिया अपने साथ बैठने का। तो क्या हुआ, आउटकम, वो रियलिटी मैंने चेंज कर दी। दोनों तरफ से रियलिटी दरवाजे, क्योंकि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, कुछ सही और गलत नहीं है। आप ये दरवाजा खोलोगे तो आप यहाँ से पहुंच जाओगे। अब यहाँ से गुड़गांव जाने का रास्ते बहुत सारे हैं, राइट। है ना, नोएडा से। तो रास्ता आप कोई भी पहुंचो, चाहे लेट पहुंचो जल्दी पहुंचो, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाओगे। बट डजंट मीन कि ये गेट गलत है और ये गेट सही है। तो आउटकम पे निर्धारित करता है, आप उससे अपनी रियलिटी को बदल सकते हो, वो आपके हाथ में है। तो अगर हम ये सोच लें कि ये निर्धारित भी था, बट अवेयरनेस से, जागरूकता से कि अब इसको मैं लेती कैसे हूँ अपने जीवन में, वो फिर फ्री विल की बात होती है कि आप उसको चॉइस कैसे बनाते हो उसको, और अपने हित में उसको कैसे लेते हो। जाते हो। सपनों में एंसेस्टर्स भी आके कुछ आपको साइन देते हैं, और मैंने सुना है कि मतलब फैमिली में कई बार मैंने बड़े लोगों को ये कहते सुने कि अगर कोई बड़ा बुजुर्ग सपनों में आके कुछ देता है तो उसे ले लेना चाहिए, आप मना मत करो। मतलब कई बार हम मना ही कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, आपको पता नहीं होता, बाय डिफॉल्ट आप, कोई देता है तो आप मना ही करते हो कि हमें नहीं चाहिए, और सपनों में भी यही कर बैठते हो। बट सब लोग कहते हैं कि नहीं, सपने में कोई भी अगर आपको कुछ दे रहा है, स्पेशली अगर कोई एंसेस्टर है, तो वो ले लो। तो इसका क्या मतलब है? सबके पीछे की ऊर्जा कैसी है आपको, है ना, कि आपकी वैल्यू सिस्टम या आपके घर में क्या चलता है। कोई एंसेस्टर कहते हैं, कोई मांगता है तो वो बोलते हैं कि फटाफट, चाहे वो है नहीं, वो चीज दे देनी चाहिए, क्योंकि वो मांग रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है मांगना। देना इज अ गुड थिंग, कि वो दे रहे हैं तो एज अ गिफ्ट उसको ले लो कि वो कुछ आपको दे के जा रहे हैं। बट मांग रहे हैं, इसका मतलब दैट एंसेस्टर इज नॉट हैप्पी, वो उसकी डिजायर्स, उसकी इच्छाएं अभी भी जुड़ी हुई हैं, तो हम वो चीज दे देते हैं। तो बट आपको कैसे लगता है जब वो आपको दे रहे हैं, तो आपकी एनर्जी कैसे एक्सपैंड होती है? अगर आपको लगता है वाओ, मुझे कुछ गिफ्ट मिल रहा है ना, मेरे एंसेस्टर मुझे कुछ देना चाह रहे हैं और मैं उसको रिसीव कर रहा हूँ, ग्रैटिट्यूड से रिसीव कर रहा हूँ, तो वो आपके लिए एज अ गिफ्ट बनेगी फिर। अगर वही मैं उसको अलग तरीके से लूं कि वो आके मुझे डर लगने लग गया कि इसका मतलब वो खुश नहीं है, पूजा पाठ में करे, हम पंडित से पूछने लग जाए कि जी वो ऐसे दिखे थे, कुछ पूजा करनी चाहिए, तो वो सब फिर वो डर वाली चीज़ों में चला जाता है। बट आप देखो, जैसे मैंने कहा कि आपकी एनर्जी कैसी फील होती है उस चीज़ को लेके। बट हाँ, जब आपको एंसेस्टर दिखते, कुछ देते, तो वो आपको ब्लेसिंग्स, आपको गिफ्ट ही दे रहे हैं। और कुछ मांग रहे हैं तो इसका मतलब वो अनसेटिस्फाइड है। हाँ, अनसेटिस्फाइड, क्योंकि उसका ना डीपर मीनिंग, ये बहुत अलग टॉपिक है जिसको हम ट्रांसजेनरेशनल पैटर्न्स की बात करते हैं। तो उसको समझने के लिए भी और टाइम लगता है। जैसे हम पितृदोष की बात करते हैं, है ना, कि पितृदोष है कि आपके पितृ खुश नहीं है, कुछ हुआ है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो, जैसे हम श्राद्ध करते हैं कि उनको खाने के लिए कुछ चाहिए या दान के लिए उनकी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारे जनरेशन में कोई ट्रॉमा है जो अनफिनिश्ड रह गया है। उस पे हमें काम करने की या उसको एक्नॉलेज करने की जरूरत होती है, क्योंकि वो तो अनसेस्टर अब तो सोल बन चुके हैं, वो तो खुश है, वो आत्मा बन चुके हैं, उनको तो बिगर पिक्चर के बारे में पता, तो वो आपके लिए पूड़ी हलवा रोटी के लिए तो नहीं रुके हुए हैं, अब तो वो इस बॉडी से ऊपर चले गए। तो कुछ एनर्जी है जो वहां पे स्टक हुई हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जिसको वो समझना पड़ेगा कि वो पैटर्न, हमारे ट्रांसजेनरेशनल पैटर्न हमारे जनरेशन टू जनरेशन नीचे आते हैं, तो वो कुछ साइन बता रहे हैं कि आपकी कोई एनर्जी है जो वहां पे अनसेटल है, जिसको आपको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। और बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। अब आप चाहे फिजिकल हेल्थ के बारे में बोले, हम डायबिटीज हमारे जनरेशन में ट्रैवल कर रही है, फॉर एग्जाम्पल बीपी ट्रैवल कर रहा है, या कोई पैटर्न होता है कि हमारे पास एक लेडी आई थी कि 30 एज में उनके जो भी मेल्स होते हैं, उनकी 30 एज, जैसे ही वो 30th एज में आते हैं, दे डाई। ओके। तो कुछ ऐसा पैटर्न है जो अनएड्रेस्ड रहा है। तो फिर हम उनकी फैमिली पैटर्न्स में, उनकी जनरेशन पीछे जाते कि क्या ऐसा हुआ जिसके कारण वो नीचे की जनरेशन्स में ऐसे हो रहा है। तो वो एक्नॉलेज करने की, सिर्फ एक्नॉलेज करने की जरूरत, हम उसको बदलते नहीं है क्योंकि वो तो रियलिटी है, कहीं ना कहीं हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपको
छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दादा दादी जी हैं, ठीक है, तो फर्स्ट दादी बेयर नहीं कर सकती, बायोलॉजिकल मदर नहीं बन सकती। तो पहले जनरेशन में क्या होता था, सेकंड वाइफ को ले आते थे ताकि हमारी जनरेशन आगे चले। तो सेकंड वाइफ आई, उससे जनरेशन आगे चलने लगी। बट नीचे वाली जनरेशन्स को जो ये फर्स्ट वाइफ होंगी ये एक्सक्लूड हो जाएंगी एनर्जी वाइज, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि फर्स्ट दादी भी थी दादा की। हम फर्स्ट की जगह उस सेकंड वाली को फर्स्ट की जगह दे देते हैं, तो क्या होगा, ये एनर्जी एंटेंगलमेंट्स हो गए, जिसको हम गूछल बोलते हैं। अच्छा, तो हमें फर्स्ट दादी को उनकी राइटफुल जगह देनी है फैमिली ट्री में। जब हम उनको राइटफुल जगह देते हैं, उनको एक्नॉलेज करते हैं, कि हम देखते हैं कि उनका कितना बड़ा सेक्रीफाइस था, अगर वो नहीं अपनी जगह किसी और को देती तो ये जनरेशन आगे नहीं बनती। तो हम उस फर्स्ट दादी को जस्ट एक्नॉलेज करते हैं कि थैंक यू कि आपकी वजह से हमारी जनरेशन आगे बढ़ी है और आपका इस परिवार में स्थान है। बस इतना ही कहना, मतलब वो इंटेंगलमेंट्स को खोल देना होता है। तो फिर वो पैटर्न आगे नहीं देखते। तो क्या होता था, जब ये आगे की जनरेशन्स में क्या हो सकता है कि मैरिजेस सर्वाइव नहीं करेंगी, डिवोर्सेस बहुत होंगे, क्योंकि फर्स्ट वाइफ को हमने एक्नॉलेज नहीं किया। ऐसा हो सकता है, मतलब तो ऐसी चीज़ें फिर आगे आती हैं। तो हमें वो एक्नॉलेज करने की ज़रूरत होती है, उनका प्लेस एक्नॉलेज करने की ज़रूरत होती है। तो वही एनर्जी को एक्नॉलेज, क्योंकि वो जगह उनकी खाली पड़ी है, तो एनर्जी वाइज हमने उनको एक्नॉलेज किया और अपने परिवार में उनको जगह दी, उनको थैंक यू किया, ग्रेटफुल रहे। वहीं से ही फिर फ्लो ऑफ एनर्जी बहने लगता है। नहीं तो वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट फील होता है। जैसे एक पानी की प्रॉपर्टी देखे हम, तो वो बहना है, तो प्यार भी क्या है, बहना है। बट अगर वो कहीं रुक जाता है, तो जैसे पानी बदबू मारता है, तो फिर वो प्यार भी यूजफुल नहीं रहता। बट हमें लगता है कि प्यार तभी होता है जब नेक्स्ट जनरेशन आगे हो। बट जरूरी नहीं है जनरेशन के थ्रू लव स्प्रेड करो, आप किसी भी थ्रू अपने प्यार को स्प्रेड कर सकते हो। नॉट जस्ट बायोलॉजिकल, बीइंग अ बायोलॉजिकल पेरेंट, आप अपने काम से भी अपनी लेगेसी को छोड़ के जा सकते हो। बट फ्लो ऑफ लव स्टॉप नहीं होना चाहिए। बट हम कहीं ना कहीं स्टॉप कुछ घरों में एंसेस्टर्स ही आ जाते हैं वापस, तो कुछ उनका पेंडिंग कर्मा होता है, मतलब पूरा करने कुछ आते हैं, कोई लेसन देने आते हैं, या उनका अटैचमेंट बहुत होता है फैमिली से, तभी वो वापस आते हैं। देखिए, अब ये शुभांगी है ना, अब इस शुभांगी ने कपड़े उतार दिए, अब दूसरे नए कपड़े पहन लिए। तो अगर मैं उसे अभी भी उसी शुभांगी की आइडेंटिटी के साथ जोड़ी रखूंगा, वो जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, चाहे वो वही शुभांगी आई हो। बट अब इट्स अ न्यू बर्थ, इट्स अ न्यू लाइफ। बट हम उसको जोड़ते रहते कि हम बोलते रहते तो बिल्कुल दादी जैसी है इसका बिहेवियर, है ना, हम नाम भी दादी का ही रख देते हैं, है ना। तो वो एनर्जी अपने आप, अब जब आपने बोला इतनी बारी, तो वो सेम एनर्जी आएगी। बट आपको एक नई लाइफ को लेना है और नए पर्सन को लेना, नॉट कंपेयर्ड विद द डिपार्टेड वंस। तो हमें वो नहीं करना चाहिए, उनको फ्री कर देना चाहिए। चाहे वो आए हैं, वो उनकी चॉइस थी कि वो दोबारा इस फैमिली में आना चाहते हैं या नहीं भी आए। अगर आए भी हैं तब भी अब एक नई जन्म लिया है उन्होंने, एक नए रोल में आए हैं, एक नया नाम आया है, उनकी जर्नी अलग है। बट हम कंपेयर और वो सब में हमें नहीं करना चाहिए। मैं कहूँगी कि वो फिर आपको कहीं ना कहीं बांध रहा है, उसको स्टक कर रहा है। तो आपको फ्री करना चाहिए कि वो सोल चली गई है, अब एक नई सोल आई है और एक नया जन्म लिया है उसने। थैंक यू सो मच। हमने बहुत सारे सवालों के जवाब आपसे, मतलब मैंने तो, मेरे को लगता है पर्सनल क्वेरीज ज़्यादा कर लिया आपने। आई एम श्योर कुछ व्यूअर्स भी हमारे रेसोनेट कर लेंगे कि ये उनके भी सवाल हो सकते थे। थैंक यू सो मच शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू तमन्ना, थैंक यू।